हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस 2022 के पेपर एनालिसिस के अंदर, जहां पे हम गवर्नेंस के क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। किस तरीके से गवर्नेंस के क्वेश्चंस कौन से सब टॉपिक्स में से इस बार पूछे गए, किस तरीके की मार्क्स की उनकी वेटेज रही, ब्रीफ आइडिया मैं आपको दूंगा कि कैसे उन क्वेश्चंस को टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, और उसके जरिए हम आगे की स्ट्रैटेजी या आगे की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए हमें गवर्नेंस के टॉपिक में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों, आमतौर पे जब हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उसमें हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस को एक ही सब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन हम गवर्नेंस वाला जो एस्पेक्ट है या गवर्नेंस वाला जो सिलेबस है मेंस का, उसको कई दफ़ा इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर हम रैशनली सोचें तो हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी की बात करें तो अभी लगभग 105 नंबर का जो पेपर आया है वो गवर्नेंस में से आया है। यानी कि कुछ चीज़ें जो आप एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी में से नहीं पढ़ सकते हैं, उसके बाहर से जो सवाल आते हैं वो मेजर क्रक्स ऑफ GS2 जनरल स्टडीज 2 बनाते हैं। फिर उसके बाद पॉलिटी में से, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस के 4 क्वेश्चंस। तो 250 में से तकरीबन 100-110 नंबर का जो क्वेश्चंस होते हैं वो गवर्नेंस से रिलेटेड होते हैं। दैट इज ऑलमोस्ट 50%, ऑलमोस्ट कहूँगा 40-45% के आसपास रहता है। कहने का ये मतलब है कि हम लोग जनरली कुछ चीज़ें इग्नोर कर लेते हैं सिलेबस में, और बाद में मेंस के वक्त हमें उनमें प्रॉब्लम आती है। मैं आपको बताता हूं कि 8 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे इस बार, जिनको हम गवर्नेंस की कैटेगरी में या गवर्नेंस और वेलफेयर की कैटेगरी में या गवर्नेंस और सोशल सेक्टर की कैटेगरी में डाल सकते हैं, यानी प्योरली पॉलिटी बेस्ड सवाल वो नहीं थे। ये आपके सामने मैंने क्वेश्चंस को बाइफरकेट किया हुआ है कि किस तरीके से GS2 में 10 नंबर के 3 क्वेश्चंस और 15 नंबर के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिनको हम डाल सकते हैं कैटेगरी में गवर्नेंस की। तो डिफरेंट जो सब टॉपिक्स होते हैं ना, उन सभी में से पूछा जाता है। इस बार जो है हमने NGO या SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में से सवाल नहीं देखा, जो कि एक रैरिटी थी। हमने देखा डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के अंदर डोनर एजेंसीज का क्या रोल होता है, उसके ऊपर हमसे सवाल पूछा गया। ठीक उसी तरह जैसे कि स्कीम्स से सवाल पूछा जाता है, यानी कि गवर्नमेंट स्कीम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें काफी ज्यादा न्यूज में चल रही गति शक्ति योजना के बारे में सवाल पूछा गया। वल्नरेबल सेक्शंस में से हमें हमेशा किसी ना किसी एक पर्टिकुलर वल्नरेबल सेक्शंस में से, यानी कि विमेन, चिल्ड्रन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ओल्डर पीपल, ये लोगों के बारे में, SC ST ट्राइबल कम्युनिटीज, इनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो इसी ट्रेंड के हिसाब से सवाल भी पूछा गया। फिर आपसे स्कीम्स में एक और चीज या पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड एक और चीज पूछी गई कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं। आपसे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में और इलेक्शंस के बारे में 2 सवाल पूछे गए। अगर हम इसके साथ साथ पॉलिटी में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में सवाल पूछा गया, उसको ऐड कर दें, तो हम ये सोच सकते हैं कि इलेक्शन से रिलेटेड या राजनीति से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। वेलफेयर स्कीम्स में से एक और सवाल जो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, यानी इकोनॉमी ओरिएंटेड भी हम इसको कह सकते हैं, इकोनॉमी में भी हम इसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों, एक और चीज़ आपने देखनी है कि कुछ चीज़ें ना हम GS1 में भी पढ़ेंगे, GS2 में भी पढ़ेंगे और GS3 में भी पढ़ेंगे, और वो इनमें से किसी भी पेपर में पूछी जा सकती है। हम ऐसे स्ट्रिक्ट साइलो नहीं बना पा सकते उस चीज़ का, मतलब हम बाइफरकेशन या क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि पॉवर्टी आपसे GS2 में भी पूछेंगे, GS1 में भी सोसाइटी के अंदर पूछेंगे और GS3 में भी पूछेंगे। माइनर डिफरेंसेस रहेंगे उन क्वेश्चंस को हैंडल करने के, लेकिन ओवरऑल जो क्रक्स रहेगा वो सिमिलर ही रहेगा। उसी तरीके से गवर्नमेंट के जो सोशल सेक्टर इनिशिएटिव है, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, एजुकेशन को लेके हो, स्किल डेवलपमेंट को लेके हो, ह्यूमन रिसोर्सेज को लेके हो, एक ना एक सवाल उसमें से पूछा जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी पूछा गया आपसे एजुकेशन से रिलेटेड। तो गौर ये देना होगा, रखना होगा हमें कि गवर्नेंस या ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डायरेक्ट सवाल यहाँ पे हमें शायद नहीं नजर आता है। इनडायरेक्टली हम उसका कर्सरी मेंशन जरूर करेंगे आंसर्स में। चलिए दोस्तों, एक एक करके थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैं आपको ब्रीफ आउटलाइन दूंगा। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, बिकॉज दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और कई लोग जो पहली बार किसी तरीके का मेंस एनालिसिस देख रहे होंगे, उनको ये बात भी समझनी होगी कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं और कौन सी चीज़ों को हमने समझना है। पहला सवाल जो हमारे सामने आता है कि गति शक्ति योजना नीड्स मेटिकुलस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर टू अचीव द गोल ऑफ कनेक्टिविटी।
अब दोस्तों ये आपने 150 वर्ड्स में आंसर देना है, आप समझिए इस चीज़ को। 150 वर्ड्स में आप बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होते हो किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप जब इंट्रोड्यूस करोगे, आपको पता है कि जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और कनेक्टिविटी है वो एक सबसे बड़ा इशू हमारे हर प्रोजेक्ट्स के लिए बना हुआ है। अब आप कोई भी डेटा उस चीज़ के लिए माइन आउट कर सकते हो जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी, रेलवे, रोडवे, एयरपोर्ट, हाईवे, इनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे सामने लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ा एक सब सेक्टर है गति शक्ति योजना का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है हमारी देश की जीडीपी का 14% है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा बैरियर है हमारे डेवलपमेंट के लिए, और अगर हम हर तरीके के ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं तो हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। इसीलिए पीएम गति शक्ति योजना एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी रिस्पॉन्स है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। अब ऐसा नहीं कि आपने भी यहीं से स्टार्ट करना है, लेकिन आप एक आइडिया ले सकते हैं कि किसी भी आंसर को बिगिन करने के लिए आप उसके हार्ट पे अटैक करें, है ना, हार्ट अटैक नहीं, हार्ट पे अटैक करें, मतलब जो उसकी की है, हिट द नेल ऑन द हेड, इस तरीके से सोचने की कोशिश करें। अब इसका कोई प्रेशर नहीं लेना है आपने कि हर क्वेश्चन में ऐसा करना है। कई क्वेश्चन में आपको नहीं हो पता लगेगा कि कैसे इंट्रोड्यूस करना है, तो आप चीज़ों को डिफाइन भी कर सकते हो, है ना। ऐसे कोई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटेम्प्ट नहीं आपने देना है, आपने एक अबव एवरेज अटेम्प्ट देना है जिसमें आपने 20 के 20 क्वेश्चन दे देने हैं बस, और इस तरीके से आपका काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। बात करते हैं स्कीम के बारे में। अगर हम बात करें तो स्टार्ट हम करेंगे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है गति शक्ति, 16 मिनिस्ट्रीज को एक साथ लेके आएगा, कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, सागरमाला, भारतमाला, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, 114 लाख करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स को ये कंट्रोल करने वाला यानी सब्ज्यूम करने वाला है, एक साथ लेके आने वाला है। 2024-25 तक इसने काफ़ी सारे टेंजिबल टारगेट्स भी याद रखे हैं। अब ये आपकी एफिशिएंसी है, अगर आप कोई पर्टिकुलर टारगेट्स याद रखना चाहते हो तो रख भी सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी स्कीम, इसलिए करंट अवेयर्स में आपने शायद पढ़ा भी होगा कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स 2 बनाने हैं, डिफेंस के 2 और उसके अलावा 11 कॉरिडोर्स, EMCs इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 30 से ज़्यादा बनाने हैं, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स कई सारे बनाने हैं। तो इसके टेंजिबल टारगेट्स रखे गए हैं स्कीम के अंदर, और इस स्कीम में 6 पिलर्स भी हैं। नाउ इफ़ यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दीज पिलर्स यू विल लूज द एसेंस ऑफ आंसरिंग। 150 शब्द के आपके ख़त्म हो जाएंगे इन पिलर्स को समझाते समझाते। तो आप अगर सिर्फ पिलर्स का नाम भी लिख देंगे, या आप एक हेक्सागन बना के इन पिलर्स को उसके वर्टिसेस पे भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा काम। क्योंकि आपका मेन क्वेश्चन क्या है? आपका मेन क्वेश्चन ये नहीं है कि मुझे गति शक्ति योजना समझाओ, आपका मेन क्वेश्चन ये है कि गति शक्ति योजना के अंडर हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को क्यों चाहते हैं कि वो कोऑर्डिनेट करें। वाई डू वी वॉन्ट प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर टू कोऑर्डिनेट। देखो ये वाला कंटेंट तो आप देख ही सकते हो कि रोडवेज, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी और 4G कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें गति शक्ति मास्टर प्लान का पार्ट है। तो अब जब आपको पता है कि क्या चीज़ें पार्ट हैं, तो क्या आप ये नहीं बता सकते कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को क्यों इसमें एक साथ आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर की क्या ज़रूरत है और प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि क्योंकि ये 150 शब्द का क्वेश्चन है, इसमें हम ओवर कैटेगराइजेशन नहीं करते। बच्चे क्या करते हैं कि हर चीज़ को डायमेंशन दे देते हैं, देने की कोशिश करते हैं, जो कि अच्छी बात भी है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल, एथिकल डायमेंशंस। लेकिन 150 शब्द के क्वेश्चंस में बहुत ही रेयर चांस होगा जब आपको ये मौका मिले, 2 या 3 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको 10 में से नहीं मिल सकते ऐसे। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे बता दो ना, 150 शब्द ही हैं आपके पास, आप बताओ कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर अगर साथ मिले तो लैंड एक्विजिशन क्लियरेंस में आसानी होगी, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर साथ मिले तो गवर्नमेंट के एसेट्स को मोनेटाइज करना जरूरी होगा, और उसमें आप नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की एग्जांपल दो। अगर प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट वायबिलिटी गैप फंडिंग करती है तो वो जरूरी होगा, जैसे हमने उड़ान स्कीम में देखा, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में। गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर के फाइनेंस की भी जरूरत है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कोविड-19 की वजह से एक्सचेकर ऑलरेडी काफी ज्यादा बर्डन में आया हुआ है। हमें प्राइवेट सेक्टर की तरफ से बेटर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, हमने 100 से ज़्यादा ट्रेन्स के रूट ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर से ऑपरेट करवाना चाहते हैं ट्रेन्स को।
रिसर्च, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, खासतौर पे उन सेक्टर्स जो अभी सनराइज हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, उसमें हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी अप्लाई की है, जिससे हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, लेकिन एक बेनिफिट ये भी होगा कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के काम आएगा और वहां से रिन्यूएबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स जो हमारी इनपुट की हैं वो भी पूरी हो सकती है। कहने का ये मतलब है कि आपने बस इतना बता देना, देखो आपके ना आराम से 150 शब्द हो जाएंगे, और फिर जब आप कंक्लूड करोगे तो कंक्लूड करते वक्त आप ये बताओगे कि अल्टीमेटली ऑन ग्राउंड टाइमली एंड इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तभी फैसिलिटेट होगा जब नॉन साइलोड और डायनेमिक अप्रोच ऑफर्ड होगी, जो गति शक्ति पोर्टल की मदद से हो सकती है, और उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपल मॉडल, तीनों पब्लिक, प्राइवेट, पीपल और पार्टनरशिप। अगर आप इसको 4P लिखना चाहते हो तो 4P मॉडल भी लिख सकते हो। तो ऐसे आप 150 शब्दों में आंसर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ना मैंने आपको एक ऐसा सैंपल बना के दिया जिसमें 170 शब्दों में मैंने उस आंसर को समेटने की कोशिश की है। 150 से आप जनरली 160-65 तक जाते हो तो ठीक है, अगर आप 170s में चले जाते हो दैट मीन्स आपने काफ़ी बड़ा आंसर लिख लिया। तो अज्यूमिंग कि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बताया होगा इसमें, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 रिमेन्स ओनली अ लीगल डॉक्यूमेंट without intense sensitization of government functionaries and citizens regarding disability। ये राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट के ऊपर सवाल उठाता है और इस पे बोलता है आपको कमेंट कसने को। जब आपसे बोलता है कमेंट करने के लिए और 150 शब्द हैं आपके पास, इवन इफ यू आर इंक्लाइंड टू राइट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, आपके पास वो जगह, वो वर्ड्स नहीं होंगे। ये मैं स्ट्रिक्टली फंक्शनल पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ। फंक्शनल मतलब जो काम आने वाला है आपको एग्जाम के अंदर, उसके पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ। तो आप किसी भी इनमें से किसी भी एक तरीके से आंसर स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप रिसेंट करंट अफेयर्स की एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें न्यूज़ में आई ही इसलिए थी क्योंकि पिछले 2-3 महीने पहले, कुछ महीनों पहले एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे प्राइवेट एयरलाइन ने एक बच्चे को जो स्पेशल नीड्स, स्पेशल केयर जिसको चाहिए थी, यानी कि वो किसी ना किसी डिसेबिलिटी के अंडर आते होंगे, उनको फ्लाइट बोर्ड नहीं करने दी गई। और काफ़ी ये चर्चा मुद्दे में जो थी आई, एविएशन मिनिस्टर ने भी उस एयरलाइन के ऊपर कुछ एक्शन लेने के लिए कहा। तो व्हेन वी कैन स्टार्ट विद दिस, और लेकिन हमें कम से कम शब्दों में लिखना है। 34 शब्दों में हमें लिख दिया कि the incident of private airline not allowing a child with special needs board a flight has once again brought the right of person with disabilities act and its lacunae under scrutiny। और भी कम शब्दों में लिख सकते हैं, जिसमें हमने कहेंगे कि when the private airline deboarded, बस खत्म हो गया। और we can say that he was disallowed। फटाफट से आप जो है एक इंट्रोडक्शन एक लाइन की, मैक्सिमम 2 लाइन की लिखेंगे 150 शब्द वाले आंसर में। या तो आप ये लिखोगे कि नियरली 2.2% ऑफ आवर पॉपुलेशन फेसेस एटलीस्ट वन काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। हमारी पॉपुलेशन का 2.2% बहुत होता है ना, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट पास किया गया। अब यहाँ पे हम किस तरीके से आंसर में आगे चलेंगे, हमसे पूछा गया है कि ये बस एक लीगल डॉक्यूमेंट बना रह गया, तो हमने उसके बारे में तो बताना पड़ेगा। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू टेल कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो फटाफट से हम बता देंगे कि 3 कैटेगरी और 21 टाइप्स की डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई की जाती है। नो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी यहाँ पे है। विमेन और चिल्ड्रन के लिए और भी ज़्यादा स्पेशल मेजर्स की बात हुई है। किसी भी डिसेबल्ड पर्सन के साथ अब्यूज, वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उसकी क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है और क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा। 3% रिजर्वेशन कम से कम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट जॉब्स में प्रोवाइड करनी है, और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी इसे एनफोर्स किया जाना चाहिए। तो ये फीचर्स आप लिख देंगे, और जब आप बताएंगे कि ये सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट है, देखिए हम ऐसा कह सकते हैं, यू नो, वी कैन ऑल्सो डिस्कस दैट स्टेप्स हैव बीन टेकन, अगर आपके पास शब्द हो। अब मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप बात करें कि ओनली लीगल डॉक्यूमेंट है ये, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर ये एक मोड ऑफ थिंकिंग चल रहा है कि ये केवल एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इसका कोई प्रभाव हमें समाज के अंदर नहीं नजर आ रहा है। तो हम बात करेंगे कि सबसे पहले कैसे हमें लगता है ऐसा।
कई स्टेट्स ने इसके अंडर जो रूल्स हैं वो नोटिफाई ही नहीं किए हैं। एक्ट पड़ा हुआ है लेकिन रूल्स नोटिफाई नहीं किए। 2020 में इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसके अंडर ये एक्ट आता है, उन्होंने तो कई माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करने की बात की थी, जिसके अगेंस्ट एक्टिविस्ट ने भी सवालिया निशान उठाए थे। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन 2016 से चल रहा है। इनिशियल डेडलाइन उसकी 2017 थी, ठीक है। सुगम्य भारत अभियान हिंदी में कहते हैं, जहां पे पब्लिक प्लेसेस को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाने की बात की गई थी। एक्सेस उनको सब जगह तक मिल जाए, पब्लिक ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर। वो 2022 तक एक्सटेंड होती जा रही है। तो इसका मतलब कि सीरियस नहीं लिया जा रहा है इस लीगल डॉक्यूमेंट को। कोविड-19 के दौरान हमने सुना और हमने देखा भी कि कई डिसेबिलिटी से ग्रस्त लोगों को हेल्थ केयर की फैसिलिटीज का एक्सेस नहीं प्रोवाइड हो पा रहा था। पीपल की बात करें, यहां पूछा ना, पीपल सिटीजन्स के बीच, तो सिटीजन्स में अभी भी सोशल स्टिग्मा है कई सारी फिजिकल डिसेबिलिटीज को लेके, और ये सोशल स्टिग्मा बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर को पोर्ट्रे करता है। न्यूज़ रिपोर्ट्स में कई बार हमें ऐसा दिखता नज़र में आता है कि डिसेबल्ड लोगों के साथ मिसबिहेवियर हुआ है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि द मनी ऑल्सो टेल्स यू दैट बजटरी एलोकेशंस भी इनसफिशिएंट है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं एक तरीके से फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, मैं आपको सारा आंसर नहीं लिख के दे रहा। फाइनली आप कंक्लूड ऐसे करोगे कि हाँ एक और चीज़, अगर आपके पास शब्द बचते हैं, जो कि मेरे इन शब्दों के बाद नहीं बचे, अगर आपके पास 20 शब्द बचा लेते हो किसी ना किसी तरीके से, तो आप ये लिख सकते हो कि डिस्पाइट दिस गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल अदर इनिशिएटिव्स। तो वो अदर इनिशिएटिव्स जैसे कि सुगम्य भारत अभियान आप लिख सकते हो, ठीक है। रिपीटेड जो है आपके रिजर्वेशन को फॉलो करवाया गया है। तो नॉट ओनली लीगल, सिर्फ लीगल मैंडेट नहीं है, ये कई जगह रिजर्वेशन अप्लाई की भी जाती है। तो आप ये चीज़ें लिख सकते हो, बट अगर आपके पास वर्ड्स बचे हो, जो कि बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है 150 शब्द में। और फाइनली आप कंक्लूड करोगे कि हमारे दिव्यांग जन को जो है वो लाइफ साइकिल अप्रोच ऑफ अफर्मेटिव एक्शन चाहिए। लाइफ साइकिल अप्रोच क्या होता है, मतलब कि जैसे ही डिसेबिलिटी के बारे में पता लगता है, डिसेबल्ड होने के बाद से, उस डिसेबिलिटी को पहले ही हमने ट्रेस करना चाहिए कि कुछ डिसेबिलिटीज़ जेनेटिक डिसेबिलिटीज़ होती हैं। तो अगर हम कम उम्र में ही उन्हें ट्रैक कर लेंगे तो वहीं से उनकी जो हेल्प है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, उनकी मदद हो जाएगी। फिर जैसे जैसे स्टेजेस आते हैं लाइफ के, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो जेरियाट्रिक केयर से या आपके विमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात हो, वो पूरी तरीके से इनको मैनेज करना पड़ेगा। तो हम रिसेंटली देख सकते हैं कि अगर हम इस तरीके से अप्रोच दें, तो जैसे हमने रिसेंटली कंक्लूडेड पैरालंपिक्स में देखा कि हमारे एथलीट्स ने हमें प्राउड कराया, उसी तरीके से इक्वालिटी और डिग्निटी हमें एक आत्मनिर्भर भारत के बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। क्योंकि अगर डिग्निफाइड लोग अपने आप को आत्मनिर्भर समझेंगे, ठीक है, अगर दिव्यांगजन अपने आप को आत्मनिर्भर समझेंगे, तो दैट मीन्स हम गांधी जी का टेलिस्मन भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और एक तरह से इक्वालिटी और डिग्निटी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। खत्म, आंसर खत्म। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। डीबीटी के बारे में पूछा गया है। अब मैं फटाफट से आपको बस कीवर्ड्स बताऊंगा। आई विल नॉट बी डिस्कसिंग द आंसर्स की कैसे आपने देने आंसर, मतलब कहाँ कहाँ से देने हैं, सोर्सेज वगैरह तो आपको हम स्ट्रैटेजीज में डिस्कस करते हैं। बट यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप एक प्रिपरेशन के साइकिल में हो तो कुछ चीज़ें जेनेरिकली पूछी जाती हैं। अब गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप, बट इट हैज़ इट्स लिमिटेशंस टू। ये तो क्वेश्चन ही आपको बता रहा है ना, कि आपको दोनों पहलू रखने हैं, दोनों पक्ष रखने हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि आप इसको डिफाइन कर दो कि डीबीटी इन्वॉल्व्स क्रेडिटिंग सब्सिडीज और अदर इंसेंटिव्स directly into the bank account of beneficiaries using JAM Trinity. JAM Trinity well used word of Economic Survey 2016, जनधन, आधार और मोबाइल। तो इस जनधन, आधार और मोबाइल की लिंकेज की मदद से ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। अब पीएम किसान के अंदर जो 6,000 रुपये सालाना किसानों को मिलते हैं, पहल सब्सिडी के अंदर जो एलपीजी सब्सिडी महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाती थी, वो सब इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। रिसेंट टाइम्स में कुछ यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो पीडीएस राशन वाली जो सब्सिडी है वो भी ट्राई की गई थी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने की, और पायलट प्रोजेक्ट के बाद उसे अभी तक स्केल अप नहीं किया गया है। तो शायद हो सकता है कि उसी संदर्भ में जो डिबेट हुई थी, उसी कॉन्टेक्स्ट में जो डिबेट हुई थी, उस डिबेट को समझते हुए और सुनते हुए इस क्वेश्चन को यहाँ डाला गया है। अब डीबीटी प्रोग्रेसिव क्यों है? प्रोग्रेसिव इसलिए है क्योंकि हमने फायदे बहुत जगह पड़े होते हैं।
हमारा जो GS3 इकोनॉमी का कोर्स है उसके अंदर हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को डिस्कस किया है। और अदरवाइज ऑल्सो जब भी हम गवर्नमेंट्स की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देखते हैं या किसी भी स्कीम को, पुरानी जो स्कीम चलती आ रही थी उसको डिस्कस करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि एक तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या करता है, इंटरमीडियरीज को एलिमिनेट करता है। दूसरा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कम करता है, क्योंकि आप जो बेनिफिट देना चाहते हो, अगर फिजिकल ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, कोई भी इस तरीके का प्रोडक्ट हो जिसमें आप सब्सिडी देना चाहते हो, तो आपको वो फिजिकली प्रोक्योर करना और फिजिकली उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, जिसकी वजह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाती है, सब्सिडी का लीकेज कम होता है। तो हमने देखा कि आधार के बाद से सरकार ने 90,000 करोड़ तक बचाए अपने, ये सरकार का डेटा है। इंक्रीज्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे ही लोग अपने बैंक खाते खोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए, उनके लिए बैंकिंग, सेविंग्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन का रास्ता खुल जाता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है डेवलपमेंट का। और फाइनली, जब आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हो तो एक तरीके से एक एजेंसी, एक चॉइस आ जाती है कि मेरे पास पैसे आए हैं और इन पैसों से मैं अपने परिवार के लिए या जिस भी पर्पस के लिए मुझे पैसा खर्च करना है वो कर सकता हूं। जबकि अगर नॉन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है तो ये एक तरह से आपको मतलब ग्रांट की तरह मिल रहा है कि हाँ जी बख्शीश रख लो आप, और इसका इस्तेमाल आप किसी भी तरह नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट मिलेगा उसी का इस्तेमाल करोगे। फर्टिलाइजर मिलेगा तो फर्टिलाइजर की तरह करोगे, खाने के लिए फूड ग्रेन मिलेगी तो फूड ग्रेन करोगे, चॉइस नहीं होती है वहाँ आपके पास। अगर डीबीटी की लिमिटेशन की बात की जाए, वहाँ पे भी आपको बात करनी है दोस्तों। तो अभी तक हमने डीबीटी में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में, लिमिटेशन देखी। आधार की ऑथेंटिकेशन को लेके, आधार के डेटा को पूरी तरीके से बैंक अकाउंट से और आपके बाकी आईडी से सीड करने में इशू आते हैं। लास्ट माइल पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस, जहां पे कनेक्टिविटी इश्यूज आते हैं, क्या कई बार वो डिवाइसेस नहीं पहुंच पाते हैं और कई बार डिवाइसेस में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं आती। डिजिटल डिवाइड, जो कि रूरल अर्बन, जेंडर बेस्ड है ना, एज बेस्ड, ये डिजिटल डिवाइड देखा गया है, जिसकी एक एग्जाम्पल ये है कि हम बात कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना चाहते हैं, 37% ऑफ रूरल यूजर्स के पास इंटरनेट नहीं है। तो मान लीजिए अगर वो अपने मोबाइल फोन इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनके लिए तकलीफ है। सोशल एस्पेक्ट भी है इसका। सोशल एस्पेक्ट क्या है कि कई बार अगर आप महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के पास एक्चुअल सोसाइटी के अंदर ज़्यादा एजेंसी या चॉइस नहीं होती है। बैंक अकाउंट तो उनके नाम से खुला होता है, लेकिन उन बैंक अकाउंट्स के ऊपर एक्सेस जो होते हैं उनके परिवार के पुरुषों का होता है, यानी मेल मेंबर्स का होता है। और कई बार मेल मेंबर्स अपने बेनिफिट्स के लिए या अपने पर्पसेस के लिए उस पैसे को ले जाते हैं, जिसका पर्पस जो बेनिफिट ट्रांसफर का था वो पूरा नहीं हो पाता है। तो ये हम इशू में लिख सकते हैं। अल्टीमेटली डिस्पाइट द लिमिटेशन, हमने तो सपोर्ट करना है डीबीटी को, क्योंकि गवर्नमेंट भी काफ़ी हद तक एंथुजियास्टिक है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लेके। तो एक ट्रूली डेवलप्ड नेशन जब हम बनना चाहते हैं 2047 तक, एक ट्रूली डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आना चाहते हैं एज पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो हमें वेल टारगेटेड डिजिटल रेवोल्यूशन के साथ साथ डीबीटी को साथ में लेके चलना पड़ेगा। बस इस तरीके से हम इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके बारे में और स्टेट रीजनल पार्टीज के बारे में सवाल पूछा गया है। सवाल ये कहता है कि while the national political parties in India favor centralization, regional parties are in favor of state autonomy। तो इसको हमने किस तरीके से समझना है कि हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और इस फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि हम बात करते हैं कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि ये सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा है, ये हम थोड़ा सा इसमें कई बार इग्नोर कर सकते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे ऑपरेट करने वाली पार्टीज और रीजनल लेवल पे, यानी कि 1 या 2, 3, 4 प्रांतों में, प्रदेशों में पार्टिसिपेट करने वाली पार्टीज की आइडियोलॉजी को डिफाइन कर दिया गया है स्टेटमेंट में। हमने उसके ऊपर कमेंट कसना है। अब पहले तो हम बताएंगे कि फेडरल स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन है, सेंट्रल स्टेट्स के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और हम ये बताएंगे कि रीजनल पार्टीज जो हैं हमारी कंट्री के अंदर, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है उसके अंदर हमने देखा कि आईएनसी एक बहुत बड़ी नेशनल लेवल की पार्टी बनके उभरी। लेकिन रीजनल पार्टीज डेवलप होती हैं उस वन पार्टी डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए। और 1960s का दशक था, 67 में पहली बार ऐसा हुआ
जब नेशनल पार्टी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को रीजनल पार्टीज ने चैलेंज करना शुरू कर दिया। तो वहीं से हमारा ये टकराव जो है रीजनल पार्टीज का और नेशनल पार्टीज का स्टार्ट हो जाता है। हम बात करते हैं सेंट्रलाइजिंग एजेंडा क्या नेशनल पार्टीज का होता है और क्यों होता है, रीजन कि वो क्यों चाहते हैं कि मोस्ट ऑफ द पावर सेंट्रलाइज रहे। देखिए, नेशनल पार्टीज कौन सी होती हैं? जिनका पैन इंडिया प्रेजेंस हो। पैन इंडिया प्रेजेंस का मतलब है कि एटलीस्ट अगर हम उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे जाएं तो कम से कम 4 स्टेट्स में वो स्टेट पार्टी होनी चाहिए, या फिर उसको सब्सटेंशियल परसेंटेज ऑफ वोट्स पूरे इंडिया में से 3 से ज़्यादा स्टेट्स में से मिले हों। तो कहने का मतलब ये होता है कि वो एक नेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रही होती है, और जब वो नेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रही होती है तो वो यूनिफॉर्मिटी इन पॉलिसीज चाहती हैं स्टेट्स के अंदर। वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पॉलिसीज नहीं चाहती हैं। और इस तरीके से हम दोनों आर्ग्यूमेंट देंगे, दूसरा भी मैं आर्ग्यूमेंट दूंगा, ध्यान रखना है कि पैन इंडिया प्रेजेंस होने की वजह से और सेंटर में गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने की एस्पिरेशन होने की वजह से आमतौर पे हम ये पाते हैं कि जो नेशनल पार्टी है वो सेंटर में पावर में आ जाती है। और जब वो सेंटर में पावर में आ जाती है तो डेफिनेटली वो यही चाहेगी कि सेंटर के पास कंट्रोल हो। और ये चीज तीसरे पॉइंट से मैं आपको ये बताता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन भी यही चाहता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा जो यूनियन है वो स्ट्रांग है, हमारा जो सेंटर है वो स्ट्रांग है एज कंपेयर टू द स्टेट्स। तो चाहे वो गवर्नर की अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो इमरजेंसी पावर्स हो, चाहे वो मोर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट हो, किसी भी कैटेगरी में हम देख लें तो हम देखते हैं कि सेंटर के पास, यूनियन के पास कुछ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज रखी गई हैं, और नेशनल पार्टीज भी अपने आप को उसी तरीके से ढाल लेती हैं क्योंकि वो पैन इंडिया लेवल पे काम करती हैं। एक और रीजन कि अगर हमें कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट करनी है, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, रोडवे, रेलवे, हाईवे बनाने हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क सेटअप करने हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लगाने हैं, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कुछ भी बनाना हो तो उसके लिए हम चाहते हैं कि सेंट्रलाइज तरीके से पॉलिसीज बनाई जाए। गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का बस चले तो लैंड के रिलेटेड लॉज भी वो बनाना चाहते हैं, ऑल्दो स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन हम देखते हैं मॉडल टेनेंसी एक्ट आता है कई बार। तो रीजन बीइंग कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको सेंटर ड्राइव करना चाहता है नेशनल लेवल पे इंटीग्रेट करते हुए। हमने फार्म लॉज के टाइम पे देखा, ये इशू समझ सामने आया, और उसमें भी एक नेशनल पार्टी, ऑल्दो कोइंसिडेंस ऐसा है कि वो एक नेशनल पार्टी इस वक्त काफी सारे स्टेट्स में, लेकिन नेशनल पार्टी की सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को देखा गया। एक और चीज यहां पे ये है कि रीसेंट ट्रेंड्स ने इस बात को और पुख्ता किया। किस बात को? कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर रिसेंटली अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है, जिसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के पास से ले जाना चाहती है, ऐसा रीजनल पार्टीज का आरोप है, और नेशनल पार्टीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हुए दिखी है टुवर्ड्स द सेंटर, बिकॉज अभी तो फिलहाल तो एक ही नेशनल पार्टी है। एक और चीज, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को लेके भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ ना कुछ उनका से रहे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, या नेशनल पार्टीज ऐसा चाहती हैं कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए जो नेशनल पार्टीज हैं वो पार्टिसिपेट करें। उसका कारण ये है कि एक तरह से उनको लगता है कि हमारा जो से है बेटर कंट्रोल कर सकते हैं हम इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स को। जैसे अभी रिसेंटली हमने असम मेघालय या असम अरुणाचल प्रदेश की कॉन्फ्लिक्ट के केस में देखा कि केंद्र ने यहाँ पे एक पीस मेकर का रोल निभाया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक नेशनल पार्टी का सो कॉल्ड नेशनल पार्टी का सेंट्रलाइजिंग एजेंडा ही हो। रिसेंटली नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी एक नॉर्थ ईस्ट के अंदर बेस्ड पार्टी है, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में इलेक्शन लड़ती आई है, और ये एक नेशनल पार्टी होते हुए भी, मींस एज पर इलेक्शन कमीशन ये एक नेशनल पार्टी है, लेकिन नेशनल पार्टी होते हुए भी ये नॉर्थ ईस्ट और रीजनल इश्यूज के एजेंडा को अपहोल्ड करती है। तो जरूरी नहीं है, ये भी डिपेंड करता है एक कि पावर में कौन है, दूसरा कोलिशन पार्टनरशिप्स पे भी डिपेंड करता है। ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि कोलिशन पार्टनरशिप पे डिपेंड करता है कि रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टीज किस तरीके से बिहेव करती है। पॉलिटिक्स बहुत डायनेमिक होती है, तो एक ही एजेंडा, सिंगल एजेंडा पे हम नहीं कह रहे कि ये दोनों चलती हैं। अगर बात करें रीजनल पार्टीज की, रीजनल पार्टी स्टेट ऑटोनॉमी की बात करते हैं। अब स्टेट ऑटोनॉमी क्या होगा? स्टेट ऑटोनॉमी पॉलिटिकल फील्ड में हो सकती है, स्टेट ऑटोनॉमी फाइनेंशियल फील्ड में हो सकती है, स्टेट ऑटोनॉमी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में हो सकती है। लेकिन अगर वो स्टेट ऑटोनॉमी टेरिटोरियल ऑटोनॉमी की बात करता है देन इट इज डेंजरस। वहां तक सिचुएशन नहीं पहुंचनी चाहिए। तो हम जब बात करते हैं कि लोकल इश्यूज या रीजनल इश्यूज को ध्यान से समझती हैं रीजनल पार्टीज, तो ऐसा सही है। हमने देखा तेलंगाना राज्य समिति ने
जो है तेलंगाना मूवमेंट को लीड किया है। अगर हम पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की बात करें तो कई बार रीजनल पार्टीज में हिस्टोरिकली देखा गया है कि वो सेंट्रल पार्टीज या नेशनल पार्टी से लड़ पड़े हैं फॉर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदलाव लाने की कई बार बातें की गई कि स्टेट लिस्ट में और ज्यादा सब्जेक्ट्स लाओ, 2-3 सब्जेक्ट्स के अलावा यूनियन लिस्ट में मत रखो। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में श्रोमणी अकाली दल द्वारा बैक्ड अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन, राजमन्नार कमेटी 1979 के अंदर डीएमके द्वारा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं अपने कोर्स में दोस्तों। तो यहां से हमें काफी ज्यादा आइडिया लगेगा कि किस तरीके से रीजनल पार्टीज का रोल रहा है टू डिमांड स्टेट ऑटोनॉमी इन पॉलिटिकल स्फीयर, ऑल्सो इन द स्फीयर ऑफ फाइनेंस या इकोनॉमिकली। हम जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी के अंदर अभी तक पेट्रोल या डीजल नहीं आया है, अभी तक अल्कोहल नहीं आया है। उसका कारण क्या है कि रीजनल पार्टीज जो स्टेट्स में प्रेडोमिनेंट है वो नहीं चाहती हैं कि इसमें से जो रेवेन्यू आ रहा है वो जाए। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करते हैं, रीजनल पार्टीज ये देखती हैं कि जैसे इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है या कोई भी डिस्प्यूट है, वहां पे सेंटर या नेशनल लेवल पे जब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करने गए तो बहुत ज्यादा डिलेज हुए और कई बार तो जस्टिस नहीं, इनजस्टिस की फीलिंग आई। तो रीजनल पार्टीज में ये सब चीजें हो सकती हैं जहां पे ये प्रॉब्लम बन के उभर आए, ये हम पॉइंट आउट करेंगे। लेकिन तब भी रीजनल पार्टीज भी कई बार नेशनल इश्यूज की बात कर सकती हैं और सेंट्रलाइजेशन की बात कर सकती हैं। अगर हम पॉइंट लिख रहे हैं, क्योंकि 250 शब्द का है, अगर हम पॉइंट लिख रहे हैं इनर पार्टी सेंट्रलाइजेशन, तो कई रीजनल पार्टीज के अंदर हम देखते हैं कि उन पार्टीज में डिसेंट्रलाइजेशन या स्टेट ऑटोनॉमी की तो बात होती है, लेकिन इनर पार्टी सेंट्रलाइजेशन देखी जाती है। For example, there was a statement by the ruling party's chairman, president, which said that most of the regional parties are dynastic. और अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो आपको ये नजर भी आएगा कि हाँ ऐसा भी देखने को मिल रहा है। सो दैट मीन्स वहां पे कुछ हद तक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज इंटरनली हैं, लेकिन हाँ स्टेट ऑटोनॉमी की बात करें तो रीजनल पार्टीज ज्यादा एक्टिव रही हैं। तो एज पर जेम्स मेडिसन, जैसा कि कंक्लूड में हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी के अंदर, जिस डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी हो, अलग अलग रीजनल पार्टीज हो, नेशनल पार्टीज हो, वो ज्यादा बेहतर फंक्शन करती है। तो आगे चलते हम जीएसटी काउंसिल, नीति आयोग, इंटरस्टेट काउंसिल, इन सभी को एक बेंचमार्क बना के इनके थ्रू को एग्जिस्ट करते हुए सेम ऑब्जेक्टिव जो भारत को डेवलप करने का है उसके लिए काम करें। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने कॉम्प्रोमाइज और अकोमोडेशन किया था अलग अलग आइडियोलॉजीज के होते हुए भी, तो वहां पे यहां पे भी हम कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, ये वाला सवाल तो इतना ज्यादा करंट न्यूज में था कि हमने इसको अपने कई सारे इनिशिएटिव्स में हमने भी कवर किया, और अदरवाइज भी अगर आप पढ़ते हैं करंट अफेयर्स तो आपने देखा होगा। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब 2021 में वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शंस हो रहे थे, 2 स्टेट में हो रहे थे, तो बिहार में भी 2020 में हुए, तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा पिछले 1-2 साल में। और यूपीएससी का एक ये स्टांस है कि आप समझ लें कि पिछले 2 से 3 साल के कंटेम्प्रेरी अफेयर्स, करंट अफेयर्स ऐसे फ्रेश 1 ईयर पुराने चाहे ना भी हो, लेकिन 2 से 3 साल पुराने जो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो यहां पे आपसे पूछा गया है कि इलेक्शन कमीशन के रोल को डिस्कस करें इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो आपके पास इंट्रोडक्शन में 2 ऑप्शन है, या तो आप इलेक्शन कमीशन के बारे में बताओ या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताओ। आपने इनमें से कुछ भी बताया तो उसके बाद आप एक एवोल्यूशनरी टाइमलाइन दे सकते हैं। इस एवोल्यूशनरी टाइमलाइन के अंदर जैसे हमने भी यहाँ पे डिस्कस किया है कि किस तरीके से देयर वाज एवोल्यूशन ऑफ अपने नोट्स में भी हमने डिस्कस किया है कि 1960 में सबसे पहली बार केरला के अंदर, तो ऐसे ही आप भी टाइमलाइन बना सकते हो ऐसे जैसे यहाँ बनी हुई। सबसे पहले केरला के अंदर देयर वाज अ कोड ऑफ कंडक्ट बाय द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पहला स्टेट था। फिर 1962 में कुछ जनरल गाइडलाइंस दी गई इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि इलेक्शन के कंडक्ट के दौरान क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। फिर 1979 में पार्टीज को कंसल्ट किया गया पहली बार और फिर एक गाइडलाइन निकाली, और 1991 में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तौर पे एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेके आया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की एक खास बात यह कि एक लीगल बैकिंग नहीं है इसकी, तो ये याद रखना है
कि दिस इज नॉट अ लॉ. सम सेक्शंस, सम प्रोपोर्शंस ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में बी एनफोर्सेबल, बट वो इनडायरेक्टली, वो इस तरीके का ऑफेंस होगा जो आईपीसी के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर मेंशन होगा, तो वो एनफोर्सेबल माने जा सकते हैं. अदरवाइज वो एनफोर्सेबल प्रोविजंस नहीं होते. जब भी हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ते हैं, हम ये 8 उसके प्रोविजंस या प्रावधान पढ़ते हैं रिलेटेड टू डिफरेंट इलेक्शन से रिलेटेड चीजें, बातें. जैसे जनरल कंडक्ट की अगर बात करें तो क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट बी लिमिटेड टू द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. इसमें आप ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करोगे. कहने का ये मतलब है कि आपने रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन भी तो डिस्कस करना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और अदरवाइज भी इलेक्शंस के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल होता है. तो यहां पे आप एक एक लाइन में लिख दोगे. जैसे जनरल कंडक्ट मतलब कि लिमिट द क्रिटिसिज्म टू द रिकॉर्ड एंड वर्क. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मध्य प्रदेश में बाय इलेक्शंस के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ऐसे डेरोगेटरी शब्द का इस्तेमाल कर लिया था अगेंस्ट अ फीमेल कैंडिडेट या फीमेल एक्स एमएलए. तो इलेक्शन कमीशन अब इसके लिए उनको पनिशमेंट नहीं दे सकता. इलेक्शन कमीशन उनसे सबसे पहले शो कॉज नोटिस मांग सकते हैं और उनकी कैंपेनिंग को सस्पेंड कर सकते हैं. उन्हें इन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, और ये इसकी एक ड्रॉबैक भी माना जाता है. और भी चीजें, हर चीज को, जैसे जो किसी भी पब्लिक मीटिंग से पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आता है. कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी अपनी शोभा यात्रा निकाल रही है, किसी भी तरीके की रैली निकाल रही है, तो पहले इन्फॉर्म देना है. पोलिंग करते समय या पोलिंग वाले डे के ऊपर आप पोलिंग कैंप्स के अंदर कोऑपरेट करेंगे. पोलिंग बूथ्स में एक एक टाइम पे एक एक वोटर ही आओगे. जब आपके पोलिंग एजेंट्स होंगे वो एंटर करने की कोशिश नहीं करेंगे अलग अलग पोलिंग बूथ्स में, तो वगैरह वगैरह, ये सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है. बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं बताना क्योंकि हमने रोल ऑफ ईसीआई बताना है. तो रोल ऑफ ईसीआई इन द लाइट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दोस्तों ये है कि उनके पास कोई प्यूनिटिव पावर्स नहीं होती अपार्ट फ्रॉम सस्पेंशन ऑफ कैंपेन और शो कॉज नोटिस देने की. एक्सट्रीम केसेस में, बस एक्सट्रीम केसेस में अगर मतलब बहुत ही ज्यादा हाई वायलेशन हुई है तो वो उस पर्टिकुलर क्रिमिनल केस के लिए फाइल करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं. क्रिमिनल केस इन द सेंस कि अगर मतलब कोई करप्ट प्रैक्टिसेस करता हुआ पाया गया है, वोट्स जो है वोट करने के लिए जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर भी है वो, बट दैट इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स कराने के लिए ईसीआई के पास बहुत कम पावर्स है. ईसीआई ने सी विजिल नाम की ऐप भी लॉन्च की जहां पे वो फास्ट ट्रैक कंप्लेंट्स रिसीव भी करता है और रिड्रेस भी करता है. अगर कोई भी वीडियो खींच के दिखा सके कि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है तो उस कंप्लेंट को रजिस्टर किया जाता है. ईसीआई खुद भी क्रिमिनलाइजेशन और लीगलाइजेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर ये कोर्ट में केसेस चले गए तो ये ऑलरेडी जो प्रोसेस है इलेक्शंस का चलता आ रहा है, डिलेड प्रोसेस है हमारे देश के अंदर, वो और डिले हो जाएगा. ठीक है, तो ये चीज ईसीआई का स्टांस भी हमने बताना है. साथ ही साथ दोस्तों, आप जब हमने इसमें अलग अलग तरीके के वे फॉरवर्ड भी दिए हुए हैं, इसको आप वे फॉरवर्ड से क्लोज करोगे क्योंकि आपसे यहाँ पे डिस्कशन की बात की है. ऑल दो सजेशन नहीं मांगे हैं, लेकिन क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स में मतलब कंक्लूजन में आप इसमें वे फॉरवर्ड लिखोगे. नेक्स्ट एक्ट की तरफ चलते हैं या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बिसाइड वेलफेयर स्कीम्स इंडिया नीड्स डेफ्ट मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट टू सर्व द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. आपसे 3 चीजें पूछिए, फटाफट से मैं बताऊंगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा. 3 चीजें पूछिए. वेलफेयर स्कीम्स के साथ साथ बिसाइड्स इंडिया को 2 चीजें और चाहिए, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की मैनेजमेंट. ये 2 चीजें क्यों चाहिए? पुअर और अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को सर्व करने के लिए. ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहोगे कि वेलफेयर स्कीम्स बेकार है, वेलफेयर स्कीम से कुछ नहीं होता है. वेलफेयर स्कीम्स एक कंपोनेंट है, लेकिन उसके अलावा, उसके अतिरिक्त आपको ये 2 चीजें करनी होंगी. बस इस अप्रोच को अगर आप याद रखोगे तो आप कैसे इस आंसर को देख सकते हो. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से स्टार्ट करो भाई, पॉलिटी का आंसर है. आर्टिकल 38, आर्टिकल 41 के अंदर हमें पुअर और अंडर प्रिविलेज्ड को सर्व करने के बारे में बताया गया है. इक्वालिटी यानी कि मिनिमाइजिंग ऑफ इनइक्वालिटी, वेलफेयर के बारे में इन आर्टिकल्स में बताया गया है. तभी तो सरकार ऐसा कर रही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर. 3 चीजें चाहिए. वेलफेयर स्कीम्स तो चल रही
और जो चल रही है उनके नाम मेंशन कर देंगे कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से ये अप्लाई हो रही है। लेकिन मेन चीज जिसके बारे में हम आएंगे वो आएंगे इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के ऊपर। देखो, वी नीड टू टेल व्हाट इज द नीड ऑफ दीज टू। ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स की जरूरत तो है, क्वेश्चन तो मान गया है, तो इसमें हम एग्जांपल्स ही देंगे, लेकिन रिक्वायरमेंट किसकी है? रिक्वायरमेंट है इन्फ्लेशन मैनेजमेंट की। तो इन्फ्लेशन के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, हेल्थ, एथिकल डायमेंशंस दो दोस्तों, इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन है इसमें। तो इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ इन्फ्लेशन, पुअर और अंडर प्रिविलेज पे क्या पड़ता है आपको पता है। तो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट में सबसे ऊपर हम लिख देंगे कि प्रेजेंटली किस तरीके से इन्फ्लेशन चल रही है। वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट का जब आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट में हम पीएलएफएस का डेटा डालेंगे कि पीएलएफएस के हिसाब से कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही है। और अगर आप सीएमआई का डेटा निकालो तो वो तो काफी ज्यादा होता है, प्राइवेट है ना, तो दैट विल बी मोर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस आंसर। थोड़ा सा क्वांटिफाई करना पड़ेगा हमें इस आंसर को। तो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट पुअर और अंडर प्रिविलेज्ड के लिए क्यों जरूरी है? सीधी सी बात है, महंगाई की मार सब गरीब को पड़ेगी। ठीक है। पॉलिटिकल मैनेजमेंट क्यों है? पॉलिटिकल क्यों? क्योंकि पॉलिटिकली it is a very big thing. Then inflation becomes an issue, it becomes a political issue as well. And poor और underprivileged के लिए तो ये बहुत ज़्यादा important issue होता है कि हम बात करते हैं फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन की, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंज्यूमेबल है, पॉलिटिकल इशू बन जाता है, सोशल इशू बन जाता है दोस्तों। बिकॉज डिफरेंट हमारी सोसाइटी के अंदर देर आर द पॉवर्टी इज लिंक्ड विद द caste, poverty is linked with tribal status, poverty is linked with some kind of disabilities। तो ये चीज से सोशल इशू बन जाता है, हेल्थ इशू बन जाता है। भाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस नहीं कर सकते हैं, हेल्थ पे खर्चा नहीं कर सकते हैं, न्यूट्रिशन पे खर्चा नहीं कर सकते हैं, तो और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है हमारी न्यूट्रिशनल टारगेट्स पे, है ना। डायरेक्ट महंगाई की वजह से माल नरिशमेंट आ सकती है आगे जनरेशन में। एथिकल डायमेंशंस, महंगाई इतनी है कि चोरी चकारी करनी पड़ रही है ना, इलीगल काम करने पड़ रहे हैं, ये सारी चीजें हम यहां पे डिस्कस कर सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट को भी आप ऐसे ही टैकल करोगे कि वेलफेयर स्कीम्स के होने के बावजूद हम ये देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट के भी बहुत सारे इंपैक्ट्स जो है पड़ सकते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड के माध्यम से हम ये बताएंगे कि अगर हम इसको नहीं काउंटर करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड को, तो हमारी ये जो जनरेशन है जिससे हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट कर सकते थे, हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर सकते थे, वो हम नहीं कर पाते। कंक्लूजन में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 1 यानी कि हंगर, पॉवर्टी, आपका जो इक्वालिटी, इक्वल डेवलपमेंट है ना, लाइवलीहुड्स है, इन सब की आप यहां पे बात कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जनरली ये वाले जो सेक्शन है ना, इसमें से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनजीओ से सवाल पूछे जा रहे थे पिछले कुछ समय से, और 2014 के बाद से ये ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस या डोनर एजेंसीज के ऊपर सवाल नहीं आया था। तो अब ये एक थोड़ा सा आपको एक नया लग रहा होगा कि पिछले 4, 5, 6 सालों से इस पे सवाल नहीं आया डायरेक्टली, बट अब सवाल ये पूछता है आपसे कि डू यू एग्री विद द व्यू that increasing dependence on donor agencies for development reduces the importance of community participation in development process? Justify your answer। तो आपने yes या no या I don't know, ये तो कुछ तो बोलना ही है इस आंसर में। दूसरी चीज, डोनर एजेंसीज की जब बात होती है तो डोमेस्टिक डोनर एजेंसीज की बात तो ज्यादा नहीं हो रही है, ये इंटरनेशनल लेवल पे जो डोनर एजेंसीज बात कर रहे हैं, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि उनकी बात हो रही है। और जब वो इन्वॉल्व होती है फंडिंग प्रोसेस के अंदर या डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के अंदर, तो क्या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बैकसीट ले लेता है? आपने अपना आंसर जस्टिफाई करना है। हम स्टार्ट ऐसे करेंगे कि हम लोग चाहे आज की डेट में एक डोनर कंट्री बन चुके हैं काफ़ी हद तक, हम अपने आसपास नेबरहुड के अंदर काफ़ी तरीके की डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस हो, ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी हो सकता है। लेकिन अभी भी 2018 की अगर डेटा की बात करें तो इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 10 रिसिपिएंट्स ऑफ ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस एड, यानी कि वर्ल्ड बैंक, एडीबी, यूएस एड, जापानीज एसोसिएशन, जापानीज यानी कि एजेंसीज से भी पैसा लेने के मामले में भारत टॉप 10 में अभी भी आ रहा है।
इसका मतलब ये है कि ओवरसीज असिस्टेंस तो आती है। अगर हम बजट डेटा की बात करें तो ओवरऑल ऑलमोस्ट इस ईयर के लिए 600 करोड़ रुपीस जो है वो एक्सटर्नल बोरोइंग होने वाली है। अब उसमें से कुछ यूनियन बजट में, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं यूनियन बजट में जो डेटा है उसके हिसाब से। तो डोनर एजेंसी से जब पैसा आता है ना, तो उससे फायदे भी हैं नुकसान भी, दोनों बताएंगे। 250 शब्द का आंसर है। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि फिस्कल स्पेस मिलती है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के पास वैसे ही जो है पैसा नहीं है, कोविड की वजह से फिस्कल मैनेजमेंट खराब हुई पड़ी है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ती है यार। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स से बात करते हो, यूनाइटेड स्टेट्स को आप थोड़ी ना पैसे देने वाले हो, आप उनके साथ कोई ना कोई ऐसा एग्रीमेंट करोगे जिसके तहत वो आपको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा। अब वो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड प्रोजेक्ट हो सकता है, डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट हो सकता है। तो क्यों ना लो पैसा जब इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी बढ़ती है। जापान के साथ भी सेम रीजन है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स, कोविड के टाइम पे कई सारे वेंटिलेटर, कई सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कमी पाई गई, तो फिर हमने काफी हद तक फॉरेन एड जो है उसको एक्सेप्ट किया। तो इसके लिए भी ये काम आता है, इट्स नॉट ऑल बैड। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कई बार जब फॉरेन कंट्रीज के साथ हम किसी तरीके का पैसे का लेन देन करते हैं तो उसके बदले में टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होती है। सक्सेस स्टोरीज, यानी कि हमने देखा है कि स्वच्छ भारत अभियान जैसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा वहां पे हमने उनकी सहायता होते हुए देखी है, उनकी इंप्लीमेंटेशन में वर्ल्ड बैंक ने मदद की है। हम जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट की बात कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात कर सकते हैं, हम संकल्प स्ट्राइव स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये भी वर्ल्ड बैंक के साथ एसोसिएशन में। तो ऐसा है कि हमारे पास एविडेंस है कि डोनर एजेंसीज के द्वारा किए गए काम अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ हद तक ये वाला पॉइंट, कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन थोड़ी सी बैक सीट पे चली जाती है, ये भी हमने एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच है ना, क्योंकि बाहर किसी जगह पे बैठे किसी इंस्टीट्यूट ने या किसी एजेंसी ने हमको पैसे दिए हैं और वहां से हम किस जगह अप्लाई करेंगे वो हमने देखना है, तो प्रॉब्लम। दूसरा, रेगुलेशन में कई बार दिक्कत आती है, जैसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की बात करें तो एक तो होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और एक होता है फॉरेन डोनेशंस जो वैसे मिल रही है यहाँ के नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, और ये एक अलग से ही टॉपिक है, एक अलग से ही इशू है। और इसके ऊपर एफसीआरए के अंदर काफी ज्यादा अमेंडमेंट किए गए 2020 के अंदर, ताकि और ज्यादा इसे रेगुलेट किया जाए। और ये सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस का जो ये खेल है या ये जो एलिगेशन है, आरोप है, ये हमारी कई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने भी लगाया है कि हमारे कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भारत में फंड्स प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पैसा देती हैं वो कुछ कंडीशंस के बेसिस पे, कई ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है कि कंडीशनल सपोर्ट देती हैं। अगर मैं आईएमएफ की बात करूं तो आईएमएफ, ऑल्दो आईएमएफ सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में मदद करता है, अदरवाइज नहीं मदद करता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक भी कुछ ऐसी ही संस्था है जो फॉलो करती है वॉशिंगटन कंसेंसस को। और वॉशिंगटन कंसेंसस के हिसाब से आपको अपनी कंट्री की इकोनॉमी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है अगर आपको इनसे पैसे लेने होते हैं। Although India has moved away from this dependence, but still this point can be raised. कई बार जो है ये एक्सटर्नल जो डोनर्स होते हैं वो लोकल रिलीजियस या कल्चरल सेंसिबिलिटीज को ध्यान में नहीं रखते हैं। हो सकता है वो किसी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए पैसा दे दे जिससे लोकल रिलीजियस या कल्चरल सेंसिबिलिटीज हर्ट हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। तो ड्यू डिलिजेंस किए बिना अगर पैसा दिया जाए तो उसका थ्रेट होता है। ऑल्सो लैंड एक्विजिशन भी एक प्रॉब्लम आ सकती है फॉरेन डोनेशन, फॉरेन से जो पैसा आया है उसको इंप्लीमेंट करने में, जैसे हमने बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में देखा। तो क्या कहने का क्या मतलब है कि लोगों से कंसल्ट किए बिना हो सकता है आपने प्रोजेक्ट का प्रपोजल दे दिया और फॉरेन डोनेशन भी आ गया, लेकिन जब एक्चुअल में उसको इंप्लीमेंट करने गए तो वहां के लोकल्स ने आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया और लैंड एक्वायर करने में भी आपको दिक्कत आने लगी। इस वजह से फॉरेन एड से हम कह सकते हैं कुछ दिक्कत जरूर आती है, लेकिन एंड में कंक्लूजन ये है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट अगर कोऑपरेशन हो रही है तो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, हमने कई सारी स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो एडीबी वगैरह से लोन लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट टू यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के अगर शैडो में ये काम होता है, अगर एफसीआरए रेगुलेशंस के अंडर ये काम होता है, तो फॉरेन डोनेशंस इतनी भी खराबी नहीं है। एक तरह से आप ऑल्दो आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, आप डिपेंडेंस रिड्यूस करना चाहते हैं, तो लेकिन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ साथ भी इनको चलाया जा सकता है। तो स्टेट लेड अगर इनिशिएटिव होंगे तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि स्टेट ने पहले वहां के लोकल से एक पब्लिक मीटिंग करवाई होगी, जिसके बाद ही उसको अलाउ किया होगा प्रोजेक्ट को यहाँ पे इंप्लीमेंट होने के लिए। तो इट इज नॉट रिटन और कास्ट इन स्टोन दैट दिस थिंग विल बी अ प्रॉब्लम इन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ऐसा नहीं। आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में। इसमें क्या बोला गया है, ध्यान से समझना है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, हमें पता होता है, हमें उसके फीचर्स पता होते हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ये इनएडिक्वेट रहा है इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन विदाउट जनरेटिंग अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूलिंग, एनालाइज। तो इंसेंटिव के बेसिस पे, किसी पर्टिकुलर प्रलोभन के बेसिस पे या लाभ देने के बेसिस पे, फायदा देने के बेसिस पे जो बच्चों को स्कूल में डलवाया जा रहा है अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट, वो इनएडिक्वेट रहा है काम, वो ये अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया है। और उसने जो भी किया है उसमें उसने इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूलिंग के बारे में अवेयरनेस नहीं जनरेट की, ये दिक्कत आ रही है, इसको एनालाइज करना है। तो इंट्रोडक्शन तो बड़ा आसान है इसमें कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल भी है राइट टू एजुकेशन के लिए 21A, फंडामेंटल ड्यूटी भी है 51A, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी है 2009, जिसमें आप स्टार्ट में बता दोगे कि ये ऐसे ऐसे हमारे देश में है। फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर इंसेंटिव्स क्या क्या प्रोवाइड किए गए, बताओगे ना, बताओगे। इंसेंटिव क्या है, फ्री में एजुकेशन देंगे, पहला इंसेंटिव। फ्री में मिड डे मील देंगे, दूसरा इंसेंटिव। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर 25% रिजर्वेशन देंगे, तीसरा इंसेंटिव। आसपास के एरियाज में गवर्नमेंट स्कूल्स खोल देंगे ताकि आपको दूर दराज ना जाना पड़े। फिर भी क्यों सेकेंडरी लेवल के बाद से बच्चों का ड्रॉप आउट लेवल बढ़ रहा है, ये हम क्वेश्चन करेंगे ना, हमारे एनालिसिस में तो यही क्वेश्चन आएगा कि ये इंसेंटिव्स इनएडिक्वेट क्यों रहे हैं। क्वांटिटेटिवली क्यों चेक किया जाता है कि टारगेट 99%, 100% एनरोलमेंट कर दो, अब चाहे अंडर एज बच्चे बड़ी क्लासों में भर दिए। ऐसा कई गवर्नमेंट स्कूल्स में देखा जाता है कि अंडर एज बच्चों को बड़ी क्लास में भर दिया जाता है, जिसके बाद से उनका जो स्टडी का पाथ है वो स्टैग्नेट हो जाता है, बेचारों को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। नॉन एज अप्रोप्रिएट क्लासेस में एडमिशन होना बिकॉज फोकस इज ऑन क्वांटिटेटिव टारगेट्स। एसर रिपोर्ट, ठीक है, असेसमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट के माध्यम से हमें यह पता चलता है, प्रथम एनजीओ के द्वारा कई बार ये रिपोर्ट न्यूज में आती है, कई बार आप इसका डेटा साइट कर सकते हो। ठीक है, मेरा काम है आपको बताना कि क्या क्या यहां पे आप कर सकते हो, आंसर फॉर्मुलेट करना नहीं है इस वक्त आपके लिए। ठीक है, तो आप किस तरीके से उस आंसर को अप्रोच करोगे। लर्निंग आउटकम्स, 5th स्टैंडर्ड के कई सारे परसेंटेज ऑफ किड्स जो 3rd स्टैंडर्ड का टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते, 8th स्टैंडर्ड के कई सारे परसेंटेज ऑफ किड्स जो 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स का सवाल नहीं सॉल्व कर सकते। लर्निंग आउटकम्स ही पुअर है, जिसकी वजह से सेकेंडरी स्कूल लेवल पे ड्रॉप आउट भी हम देखने को मिलते हैं। तो अगर हमारी राइट टू एजुकेशन पॉलिसी इतनी सक्षम होती तो एलिमेंट्री के बाद बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन में भी जाते, लेकिन वो नहीं देखने को मिल रहा है। 55 to 60% हो जाता है एनरोलमेंट। टीचर्स की एब्सेंटीज्म, स्टूडेंट्स की एब्सेंटीज्म, लो पेरेंट प्यूपिल टू टीचर रेशियो, ये सब यही इंडिकेशन देते हैं कि इंसेंटिव बेस्ड एजुकेशन वाला जो सिस्टम है वो इनएडिक्वेट रहा है। तो आगे हमारे लिए कैसे जनरेट करनी पड़ेगी अवेयरनेस, दैट इज द पॉइंट, कि एसेंस ऑफ स्कूलिंग है ना, और उसके लिए गवर्नमेंट एक्शन, ये आप नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करोगे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूलिंग, इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भर भर के साइट करना कि स्कूलिंग की अपने आप में क्या इंपॉर्टेंस है। ये नहीं कि स्कूल जाने से XYZ फायदा होगा, आप कैसे बच्चों स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को कन्विंस करने वाले हो कि पढ़ाई लिखाई से आपको बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले तो पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट जनरेट करवाना है, करिकुलम या सिलेबस को रैशनलाइज कराना। अब नाउ वी आर कोटिंग विद द हेल्प ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020।
देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रिपेयर कर लो किसी भी चीज के लिए, चाहे वो GS1, GS2, GS3, एसए के लिए प्रिपेयर कर लो। योजना मैगजीन इसके ऊपर आई थी, वहां से आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ सकते हो। और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपको कोट करना है वो, यहां पे तो बिल्कुल ज्यादा। रिड्यूसिंग रोट लर्निंग, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, जिसके लिए निपुण भारत, तो आप साथ में कॉलम बना के गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर द सेम ऐसे कर सकते हो। तो निपुण भारत अभियान स्टार्ट किया है जिसमें फाउंडेशनल और बेसिक न्यूमरेसी की बात की गई है। अब फाउंडेशन बेसिक न्यूमरेसी से क्या होता है, देखो अगर आप स्कूल जाते हो तो आपको कम से कम वो चीजें पता चलती है, अगर आपने दुकान भी खोलनी है बाद में तो आपके पास बेसिक न्यूमरेसी और फाउंडेशनल लिटरेसी होनी चाहिए। ऐसे आप जनरेट करोगे ना स्कूलिंग की इंपॉर्टेंस, कि बच्चे ने कुछ भी करना है ना आगे जाके, उसको ये स्कूलिंग के लिए चाहिए। वैसे ही वोकेशनल एजुकेशन, एडल्ट लिटरेसी, अवेयरनेस जनरेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे आप बता सकते हो। और कंक्लूजन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिख सकते हो एजुकेशन वाला, कि हम इसको फॉलो करेंगे तभी हम एक प्रॉपर जनरेशन बना पाएंगे जो हमारे 2047 के टारगेट को पूरा कर सके, डेवलप्ड कंट्री बनने का। बस तो दोस्तों ये चीजें जो हैं हमने इसमें लिखनी है। तरीके से हमने 8 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और बहुत ही ज़्यादा अगर हम बात करें टॉपिक्स की, तो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा करंट के अफेयर्स के भी नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ये जो चलती आ रही न्यूज़ होती है, चलती आ रहे टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं में से हम गवर्नेंस को कवर करते हैं। तो अगली बार तक के लिए धन्यवाद।